एपिसोड 21 मिक्स्ड फीलिंग्स। ऋषित जल्दी से अंदर आया और जोर से चिल्लाते हुए बोला, उससे दूर रहो। ऋषित इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में था। उसने राठी की तरफ देखा तो राठी ने अपना गला साफ करते हुए कहा, आप जल्दी से मिस सौम्या को जल्दी से रेडी कर दीजिए, हम उन्हें यहाँ से ले जाना चाहते हैं। उद्धरण। नर्स को एक पल के लिए कुछ भी समझ नहीं आया कि वो क्या करे, लेकिन जैसे ही उसने ऋषित के चेहरे की तरफ देखा उसे डर लगने लगा। उसने जल्दी से अपना सर हिला दिया। कुछ देर बाद वो लोग सौम्या को लेकर घर आ गए। रूम में सौम्या अपने सीने पर हाथ रखकर बेड पर लेटी हुई थी। उसका सुंदर चेहरा इस वक्त बिल्कुल शांत था। अगर सौम्या के पीले चेहरे और सूखे होठों को अवॉइड कर दे तो ये बताना बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि वो बीमार थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सो रही है। सौम्या की ये प्यारी सी अपीयरेंस ऋषित के दिल में उतरती जा रही थी। उसे इस वक्त काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसने सौम्या की कोई बात नहीं सुनी। उसके आंखों के आगे कुछ देर पहले हुई सारी चीजें घूम गई। कुछ देर पहले जब वो राठी के साथ बैठा हुआ था तभी एक डॉक्टर उसके पास आए और बोली, सर क्या आप सौम्या के पति है? उसकी बात सुनकर ऋषित चौंक गया और उसकी तरफ देखने लगा। सौम्या लास्ट टाइम जिस डॉक्टर के पास गई थी ये वही थी। उन्होंने सौम्या को पहले ही देख लिया था, इसलिए वो काफी देर से किसी को ढूंढ रही थी। उन्होंने फिक्र करते हुए आगे कहा, सर मिस सौम्या को क्या हुआ है? क्या उन्होंने अबॉर्शन पिल्स ली है? मैंने उन्हें पहले ही वार्न किया था कि ये करना उनके लिए जोखिम भरा है। लगता है उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। ऋषित ने एक नज़र उनको देखा और कहा, आप साफ साफ बताइए क्या बात है? डॉक्टर बोली, सर कुछ दिन पहले ये मेरे पास अबॉर्शन के लिए आई थी, लेकिन इनकी हेल्थ कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर इन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो इनकी जान को खतरा है। ये सब याद करते ही वो वर्तमान में लौट आया। अपने दिमाग में कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस के साथ ऋषित अपनी काली आंखों से सौम्या को घूर रहा था। ऋषित के हाथ खुद ब खुद सौम्या के चेहरे की तरफ बढ़ गए पर उसने जल्दी ही खुद को रोक लिया। उसने एक नज़र सौम्या को देखा और शीला को उसका ध्यान रखने का कहकर वो अपने स्टडी रूम में चला गया। कुछ देर बाद सौम्या चिल्लाते हुए बोली, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। उद्धरण। इसी के साथ वो उठकर बैठ गई। उसने अपने आसपास देखा तो पाया कि वो अपने रूम में है और फिर अचानक ही सौम्या को हॉस्पिटल में हुई सारी चीजें याद आ गई। ऋषित ने उसके बच्चे की जान ले ली है। इस बात को सोचकर सौम्या जोर जोर से रोने लगी। सौम्या इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान थी। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। सौम्या के लंबे बाल अस्त व्यस्त होकर खराब हो गए थे। सौम्या की शर्ट का कॉलर एक तरफ झुका हुआ था, जिस वजह से सौम्या के सफेद और चिकने कंधे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। तभी उसे ऋषित की ठंडी आवाज सुनाई दी, सौम्या तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? उद्धरण चिन्ह। ऋषित की आवाज सुनकर सौम्या तुरंत ही पीछे पलटी। उसने देखा कि ऋषित की व्हील चैप्टर को धक्का देते हुए राठी कमरे में ला रहा था। ऋषित की नज़र तभी अचानक से सौम्या के कंधों पर पड़ी। एक पल के लिए तो ऋषित की नज़रें सौम्या पर अटक गई। वही ऋषित को देखते ही सौम्या की आंखें गुस्से से जलने लगी। उसे इस वक्त ऋषित के चेहरे से बहुत ज्यादा नफरत हो रही थी। सौम्या ने ऋषित को देखते ही अपना आपा खो दिया और अपने बेड के किनारे पर पड़े तकिए को खींचकर ऋषित की तरफ फेंक दिया। वो चिल्लाते हुए बोली, घटिया इंसान, तुमसे ज्यादा गिरा हुआ इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। उसका फेंका तकिया ऋषित को लगता इससे पहले ही राठी ने उसे पकड़कर किनारे फेंक दिया। सौम्या को पागलों जैसा बर्ताव करते देख ऋषित कुछ नहीं बोला, वो बस सौम्या को देखे जा रहा था। सौम्या दोबारा ऋषित पर चिल्लाते हुए बोली, तुम जानवर कहीं के, तुम इतना घटिया काम कैसे कर सकते हो? तुमने जबरदस्ती मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया, मेरी इकलौती उम्मीद छीन ली। सौम्या इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसका टूटा हुआ मन पागल सा हो गया था। सौम्या ऋषित की तरफ आगे बढ़ी और उसने ऋषित का कॉलर पकड़ लिया। सौम्या की आंखें इस वक्त आंसुओं से पूरी तरह से भरी हुई थी। सौम्या के दिल में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। ऋषित ने कुछ भी नहीं किया, वो बस उसे देखे जा रहा था। ऋषित सौम्या की तरफ अट्रैक्टेड था पर ऋषित ये भी जानता था कि सौम्या सही लड़की नहीं है। लेकिन इस वक्त वो टूटी हुई थी, इसलिए ऋषित उसे कुछ नहीं कह रहा था। वो सौम्या के दिल की बातें अच्छी तरह से समझ रहा था। हालांकि ऋषित के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वो शांत आवाज में बोला, तुम मुझे जानवर कह रही हो? तुम मेरे बारे में ये सब सोचती हो? तुम्हें लगता है मैं घटिया हूँ? ऋषित की आवाज सुनकर भी सौम्या पर कोई असर नहीं पड़ा। सौम्या अभी भी अपनी लाल गुस्से से भरी आंखों से एकटक ऋषित को घूर रही थी। राठी ने सौम्या से ऋषित का कॉलर छोड़ने के लिए कहा।
पर सौम्या ने राठी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। सौम्या ने ऋषित का कॉलर और भी जोर से पकड़ लिया और लगातार उसे अपनी तीखी नज़रों से घूरती रही। राठी अब सौम्या से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। वो सौम्या के ऊपर लगभग चिल्लाते हुए बोला, मिस सौम्या, अब आप अपनी हद पार कर रही हैं। अगर आपने अभी भी ऋषित सर का कॉलर नहीं छोड़ा तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। उद्धरण उद्धरण, सौम्या भी चिल्लाते हुए बोली, चुप, बिल्कुल चुप। उद्धरण चिन्ह। राठी एक बार को तो सहम गया, लेकिन वो जल्दी से आगे बढ़ा कि तभी ऋषित ने उसे रोक दिया। राठी हैरान था। ऋषित ने न सिर्फ उसे सौम्या को सबक सिखाने से रोका था, बल्कि वो उसे बाहर जाने के लिए भी इशारा कर रहा था। राठी ने हालात को देखते हुए तुरंत बाहर निकलकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। इस सब से बेखबर सौम्या ऋषित को घूरते हुए बोली, मिस्टर ऋषित मल्होत्रा, तुम एक जानवर से भी ज्यादा गिरे हुए हो। तुम्हारे अंदर फीलिंग नाम की कोई चीज नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सौम्या की बात सुनकर ऋषित मुस्कुराते हुए बोला, मिस सौम्या, क्या आप मेरे बारे में ये सोचती हैं? उद्धरण चिन्ह। सौम्या ने ऋषित की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस उसे गुस्से में घूरती रही। सौम्या अंदर से बहुत ज्यादा टूट गई थी। वो खुद को इनकम्प्लीट मान रही थी। सौम्या हमेशा से माँ बनकर अपना वो प्यार जताना चाहती थी जो उसे कभी भी नहीं मिला था, और अब उसे लगने लगा था कि वह अपनी पूरी जिंदगी में कभी दोबारा माँ नहीं बन पाएगी। वैसे तो सौम्या बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रही थी, पर ऋषित के सामने वो खुद को कमज़ोर दिखाना नहीं चाहती थी। सौम्या बहुत मुश्किल से अपनी सारी हिम्मत जुटाकर ऋषित के सामने खड़ी थी। वो अपने गुस्से को ऋषित पर उतार देना चाहती थी कि तभी ऋषित ने सौम्या का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अगले ही पल सौम्या ऋषित की गोद में जा गिरी। ऋषित ने सौम्या को जोर से गले लगा लिया। ऋषित की इस हरकत पर सौम्या का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। सौम्या अपनी ही जगह पर जम गई और उसकी छोटी छोटी आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। सौम्या ने मन ही मन कहा, ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। लेकिन ऋषित ने उसे नहीं छोड़ा। वही सौम्या थोड़ा परेशान लग रही थी। न जाने क्यों पर ऋषित सौम्या को उसे 1 महीने पहले मिले इंसान की याद दिला रहा था। सौम्या 1 महीने पहले जिस इंसान से मिली थी उसका गहरा असर अभी भी सौम्या पर था। सौम्या और वो आदमी दोनों ही उस रात बहुत ज्यादा नशे में थे। यहाँ तक कि सौम्या को ना तो उस आदमी का चेहरा और न ही उसकी आवाज़ कुछ भी ठीक से याद नहीं था। सौम्या सब कुछ भूल गई थी, सिर्फ उस आदमी के कभी ना भूल पाने वाले एहसास को छोड़कर। सौम्या ने तो उस आदमी को ढूंढने की कोशिश भी की थी, पर वो आदमी किसी मिस्ट्री से कम नहीं था। सौम्या ने चाहे उसे ढूंढने की कितनी ही कोशिश क्यों न की हो, सौम्या उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाई। फिर अचानक से ही सौम्या के परिवार में ढेरों परेशानियां शुरू हो गई, जिस वजह से सौम्या को उस आदमी को ढूंढने का टाइम ही नहीं मिला। सौम्या अभी अपने ख्यालों में खोई हुई ही थी। सौम्या ने जब अपना सर उठाकर ऊपर देखा तो पाया कि ऋषित उसे ही एकटक अपनी तीखी नज़रों से घूर रहा था। सौम्या को खुद की तरफ घूरते देख ऋषित थोड़ा उदास होते हुए बोला, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? जैसे ही ऋषित ने अपनी बात कहनी खत्म की, उसने अपना हाथ सौम्या की कमर से हटा लिया। सौम्या ने दर्द में तड़पते हुए ऋषित से पूछा, क्या तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करते हो? उसकी आंखें अभी भी गुस्से में भरी हुई थीं। ऋषित ने सौम्या की बात का जवाब देते हुए कहा, बेशक मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात खत्म करते ही ऋषित ने सौम्या को दोबारा से अपने गले से लगा लिया। ऋषित किसी सांप की तरह सौम्या से लिपटा हुआ था और सौम्या चाहे कितनी भी कोशिश कर ले पर वो ऋषित से छूट नहीं पा रही थी। ऋषित ने अपने होठों को उसके कान के पास किया और फुसफुसाते हुए कहा, मिस सौम्या, तुमने ही कहा था कि मैं किसी जानवर से कम नहीं हूँ, तो मैं तुम्हारी बात को गलत कैसे साबित कर सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। सौम्या बहुत ही हैरानी से ऋषित की तरफ देख रही थी। सौम्या अब तक होश में आ गई थी। वो ऋषित पर चिल्लाते हुए बोली, मुझसे दूर रहो तुम। उद्धरण उद्धरण। ऋषित सौम्या को देखते हुए मन ही मन में सोच रहा था, ऐसा लगता है कि ये बच्चा इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या होता अगर मैंने ऑपरेशन रोका ना होता? हालांकि ऋषित का चेहरा हमेशा ही इमोशनलेस रहता था और बहुत मुश्किल से ही उसके चेहरे पर कोई इमोशन दिखते थे, लेकिन फिर भी वो बहुत हैंडसम और अट्रैक्टिव था। वो इतना हैंडसम लगता कि वो अपने लुक से ही न जाने कितनी ही लड़कियों को मार सकता था। कुछ देर में ऋषित की पकड़ ढीली हो गई। उसके हाथों से छूटते ही सौम्या जल्दी ही एक कोने में सिमट गई। सौम्या इस वक्त काफ़ी डरी हुई थी और अभी भी डर के मारे ऋषित को एकटक देख रही थी। फिर थोड़ी हिम्मत करते हुए सौम्या ऋषित से बोली, ऋषित, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम भूल गए हो कि हमारे बीच में एक समझौता हुआ था?
क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि मैं तुम्हें कभी भी टचाप्ट न करूं? फिर तुम अभी क्या कर रहे थे? उद्धरण चिन्ह। ऋषित के दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। वो एक बार फिर से सौम्या की इंसल्ट करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी कमजोरी जाने और उसका फायदा उठाए, इसलिए वो फिर से रूड हो गया और सौम्या को घूरते हुए बोला, सौम्या अब तुम इतना इनोसेंट बनने का नाटक मत करो। मेरी लिमिट मैं खुद ही तय करता हूँ, और जहाँ तक बात रही औरतों की, तो भले ही मुझे एक औरत की जरूरत है, लेकिन जिसका चैप्टर साफ हो। उद्धरण चिन्ह। इसके साथ ही ऋषित ने अपनी व्हील चैप्टर के पहिए को घुमाया और कमरे से बाहर निकल गया। सौम्या पास की ठंडी दीवार से टिककर बैठ गई और अपने घुटनों से लिपट कर धीरे धीरे रोने लगी। वो रोते हुए ही सो गई। अगली सुबह जब वो उठी तो 10 बजने को थे। इस वक्त तक ऋषित जा चुका होता था, इसलिए सौम्या भी तैयार होने चली गई। सौम्या ने कल ऋषित से बहुत बदतमीजी की, पर सौम्या के लिए एक अच्छी बात यह थी कि ऋषित ने सौम्या को मल्होत्रा परिवार से बाहर निकलने के लिए नहीं कहा। सौम्या अभी भी मल्होत्रा परिवार के साथ मल्होत्रा विला में ही थी। वो तैयार होकर जैसे ही बाहर आई तो शीला ने उसे देखते हुए कहा, मैम बड़े साहब आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों बुलाया है सौम्या को दादाजी ने? क्या दादाजी को अबॉर्शन का पता चल गया है? क्या चल रहा है ऋषित के दिमाग में? क्या वो अपनी फीलिंग्स को समझ पाएगा? एपिसोड 22 आई वॉन्ट टू रिजाइन। शीला ने जैसे ही सौम्या को बताया कि दादाजी ने सौम्या को अपने स्टडी रूम में बुलाया है, सौम्या थोड़ी परेशान हो गई थी। सौम्या डर और चिंता महसूस किए बिना नहीं रह सकी। उसे हर वक्त यही डर लगा रहता था कि ऋषित उसकी सच्चाई के बारे में दादाजी को बता देगा। फिर सिचुएशन सौम्या के लिए बहुत खराब होने वाली थी, लेकिन फिलहाल तो उसे दादाजी से मिलने जाना ही था। उसने हिम्मत की और दादाजी से मिलने चली गई। सौम्या जब दादाजी के स्टडी रूम में पहुंची तो दादाजी ने सौम्या को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे संजना बेटा तुम आ गई। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? उद्धरण। सौम्या ने दादाजी की तरफ ध्यान से देखा। उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा, इसलिए उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? दादाजी ने सीरियस होते हुए कहा, मैं भी ठीक हूँ। मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। सौम्या ने कहा, जी बताइए आपको क्या पूछना था? दादाजी ने कहा, ऋषित की असिस्टेंट के तौर पर तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? उद्धरण। दादाजी के इस सवाल से सौम्या को ऋषित की सारी बुरी हरकतों की याद आ गई थी। सौम्या ने कुछ देर सोचा, फिर शांत आवाज में कहा, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है दादाजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सौम्या की बात सुनकर दादाजी ने अपनी भौहें उठाईं और अपनी गहरी आंखों से सौम्या को देखने लगे। सौम्या को इस वक्त दादाजी का बर्ताव थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि दादाजी उससे हमेशा प्यार से पेश आते थे। तभी दादाजी की आवाज आई, क्या तुम दोनों का रिश्ता अब तक नॉर्मल नहीं हुआ है? उद्धरण चिन्ह। दादाजी की बात सुनकर सौम्या को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनको क्या जवाब दे। उनका रिश्ता कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता था। सौम्या ने बात संभालते हुए कहा, हमारे बीच सब ठीक है दादाजी। सौम्या की बात सुन दादाजी थोड़ा सख्त आवाज में बोले, क्या मतलब है कि सब ठीक है? क्या तुमने अब तक उसका विश्वास नहीं जीता है? सौम्या इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड थी। उसने अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए दादाजी से पूछा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। दादाजी ने थोड़े गंभीर भाव से कहा, संजना तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी उसका असिस्टेंट बन सकता है? मैं तुम्हारे पेरेंट्स को लंबे समय से जानता हूँ, और मैंने उन्हें तुम्हारी होशियारी और सूझबूझ के बारे में अक्सर बात करते सुना है। मुझे यकीन है कि तुम समझ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सौम्या को अभी भी दादाजी की बातों का मतलब समझ नहीं आ रहा था। उसने पूछा, दादाजी आपके कहने का क्या मतलब है? सौम्या की बात सुनकर दादाजी ने एक गहरी सांस ली और थोड़ा सीरियस होकर बोले, ऋषित की कंडीशन अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है वो थोड़ा ज्यादा गुस्सा करने लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि उस एक्सीडेंट का असर उसके दिमाग पर भी हुआ है। कभी तो उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो अपने सामने किसी को भी कुछ नहीं समझता और जो उसका मन करता वही करता है। उसके इमोशन भी स्टेबल नहीं है। मल्होत्रा परिवार एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसे मैंने और मेरे बड़े बूढ़ों ने बहुत मेहनत से बनाया है, और हम इसे उसके गुस्से के कारण बर्बाद नहीं होने दे सकते। दादाजी ने आगे कहा, तुमसे मेरी बहुत सारी उम्मीदें हैं। तुम्हें उसके हर एक्शन पर अपनी नज़र रखनी है। ऋषित को ऐसा कुछ भी नहीं करने देना है जिससे मल्होत्रा कंपनी को कोई नुकसान हो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम एक सिंपल लड़की हो, इसलिए मैं तुमसे ज़्यादा कुछ करने की उम्मीद नहीं कर रहा।
तुमको बस हर दिन मुझे उसके सारे काम की रिपोर्ट देनी है। ऋषित जब भी किसी इम्पोर्टेंट डील पर काम करे, तुम्हें बस मुझे उसकी सारी रिपोर्ट देनी है, आगे का सब कुछ मैं खुद ही देख लूंगा। उद्धरण। सौम्या हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। कोई अपने ही पोते पर नजर कैसे रखवा सकता है। इसलिए सौम्या ने अविश्वास से पूछा, दादाजी क्या आप मुझे ऋषित की जासूसी करने के लिए कह रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। सौम्या बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं थी, लेकिन वो इतनी बेवकूफ भी नहीं थी। वो दादाजी की बातों को अच्छे से समझ गई और कुछ सोचकर सौम्या ने जवाब दिया, आप मुझे उनकी जासूसी करने के लिए कह रहे हैं, पर ये गलत है, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी। सौम्या की बात सुनकर दादाजी की आंखें गुस्से में लाल हो गई। उन्होंने अपने दांत पीसते हुए कहा, लड़की बहुत हिम्मत है तुम में, तुम मेरी बात मानने से मना कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात खत्म करते ही दादाजी ने गुस्से में अपनी टेबल पर रखे हुए कांच के बड़े से एशट्रे को उठाया और उसे सौम्या की तरफ पूरी ताकत से फेंक दिया। सौम्या की आंखें डर से फैल गईं। एशट्रे को देखते ही सौम्या के मुंह से जोर की चीख निकल गई। आह! उद्धरण। पर वो एशट्रे सौम्या को लगता इससे पहले ही रोनी ने सौम्या को अपनी तरफ खींच लिया। बैंग की तेज आवाज के साथ वो एशट्रे उस जगह पर गिरकर चकनाचूर हो गया जहां कुछ देर पहले सौम्या खड़ी थी। सौम्या उस टूटी हुई एशट्रे को देखकर डर से थर-थर कांपने लगी। सौम्या ये इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी कि अगर रोनी ने उसे उस जगह से नहीं हटाया होता तो आज सौम्या का क्या हाल होता। सौम्या अविश्वास से दादाजी की तरफ देख रही थी। उनकी आंखें अभी भी गुस्से में लाल थी, चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे। दादाजी के एक्सप्रेशन इस वक्त बिल्कुल ऋषित के जैसे ही थे। दादाजी को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा भी है। तभी रोनी ने उन्हें समझाते हुए कहा, दादाजी ये आप कर रहे हैं, और आप ये भाभी से क्या बात कर रहे हैं? आपको भाभी से ऐसी डिमांड नहीं करनी चाहिए। दादाजी भाभी बहुत सीधी है, इसलिए उन्होंने आपको गलत समझ लिया। उद्धरण चिन्ह। सौम्या अब जाकर अपने सदमे से बाहर आई। उसने अपने पास खड़े रोनी को देखा। रोनी भी सौम्या की तरफ देखने लगा और फिर बहुत प्यार से बोला, भाभी आप दादाजी को गलत मत समझिए। दादाजी और मैं बस ऋषित की हेल्थ को लेकर थोड़ा टेंशन में है। आखिरकार अकेले इतने बड़े मल्होत्रा कंपनी को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। कंपनी को मैनेज करने के चक्कर में ऋषित बहुत ज़्यादा थक जाता होगा। हमें भरोसा है अब तक आपने पहले ही उसके बिहेवियर के बारे में सब कुछ समझ लिया होगा। वो कब ठीक रहते हैं, कब उन्हें गुस्सा आता है, ये तो आपने देखा ही होगा। फिर थोड़ा रुककर रोनी ने सौम्या के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखा और आगे बोला, भाभी दादाजी आपको ऋषित की जासूसी करने या उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कह रहे हैं। मल्होत्रा कंपनी का बिजनेस बहुत बड़ा है और फ्यूचर में ये और भी बड़ा होगा। हम दोनों केवल यही चाहते हैं कि आप कंपनी मैनेज करने में उसकी मदद करें। रोनी की पूरी बात सुनकर सौम्या ने कुछ न कहना ही ठीक समझा। वो अभी भी सदमे में थी और वही सब सोचे जा रही थी जो कुछ देर पहले हुआ। दादाजी ने सौम्या को गुस्से में देखते हुए कहा, मैंने सोचा था कि संजना साहनी परिवार की बेटी है, इसलिए वो एक स्मार्ट लड़की होगी, पर ये लड़की तो निहायत ही बेवकूफ़ है। ये ऐसा सोचती है कि मैं अपने ही पोते की जासूसी करवाना चाहता हूँ और उसे नुकसान पहुँचना चाहता हूँ। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी अगर दूसरों को पता चलेगा कि मेरी इस तरह की पोता बहू है जो मेरे बारे में इतना गलत सोचती है। दादाजी को गुस्से में देखकर रोनी उन्हें शांत करते हुए बोला, दादाजी प्लीज नाराज मत होइए, मैं भाभी को आपकी बात समझाने की कोशिश करूंगा। आप फिक्र मत कीजिए दादाजी, सब ठीक होगा। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात खत्म करते ही रोनी ने सौम्या का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर स्टडी रूम से बाहर आ गया। दादाजी से डरी हुई सौम्या अभी भी अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी। वो बिना एक भी शब्द कहे रोनी के पीछे पीछे चलती जा रही थी। जब वे कॉरिडोर में पहुंचे तो रोनी रुक गया। उसने मुड़कर सौम्या की तरफ देखा और थोड़ा परेशान होते हुए कहा, भाभी क्या दादाजी ने आपको डरा दिया? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी है? आप ठीक तो है ना? उद्धरण चिन्ह। रोनी ने अपनी बात कही और सौम्या का कंधा पकड़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन सौम्या जल्दी से एक कदम पीछे हो गई। रोनी का हाथ हवा में ही रह गया। सौम्या ने अपना सिर नीचे कर धीरे से कहा, आई एम सो सॉरी। रोनी ने सौम्या की इस हरकत का बुरा नहीं माना और मुस्कुरा कर सौम्या को कंफर्ट करते हुए कहा, ठीक है भाभी, सब ठीक है, आप आज की बात को दिल पर मत लो। दादाजी का सच में ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो आपको चोट पहुंचाए। ऋषित आजकल दादाजी की एक भी बात नहीं सुन रहा है।
इसलिए ऐसी कई चीजें हैं जो दादाजी ऋषित से सीधे नहीं पूछ सकते। आपकी हेल्प चाहते हैं। आप मेरी बातें समझ रही हैं न? रोनी की बातें सुनकर सौम्या ने अपना सिर हिलाया। रोनी ने सौम्या की तरफ थोड़ा कंफर्ट करने वाली नजरों से देखते हुए कहा, लगता है कि आप मेरी बातों को समझ नहीं पा रही हैं। आप शायद अभी बहुत परेशान हैं। भाभी, अब आप जाओ और थोड़ा आराम करो। अगर आप अच्छे से सोचेंगी तो आप जरूर ही समझ जाओगे कि दादाजी और मैं ये सब बस ऋषित की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। सौम्या ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, आई थिंक मुझे आराम करना चाहिए। थोड़ा आराम करूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। अब मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर सौम्या अपने रूम की तरफ जाने लगी। सौम्या अभी भी अपनी पीठ पर रोनी की निगाहें महसूस कर सकती थी। उसको ऐसा लग रहा था कि वो पागल हो रही है। उसका दिमाग अभी भी सारी बातों पर ठीक से रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। वो धीरे धीरे अपने रूम की तरफ बढ़ने लगी। सौम्या इस वक्त गहरी सोच में खोई हुई थी। उसने ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि मल्होत्रा परिवार इतना मिस्टीरियस और कॉम्प्लिकेटेड होगा। मल्होत्रा परिवार के सारे लोग इतने गुस्से वाले और खतरनाक हैं, ये उसे आज पता चला था। दादाजी और रोनी असल में उसे ऋषित की देखभाल करने के लिए इसलिए कह रहे थे ताकि वो दोनों सौम्या के जरिए ऋषित पर नजर रख सके। उन्हें ऋषित के हर उठाए जाने वाले कदम की जानकारी हो। सौम्या को अब समझ में आ रहा था कि ऋषित से शादी करके और मल्होत्रा परिवार में आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जैसा कि लोग कहते हैं, आप किसी भी इंसान को सिर्फ उसकी अपीयरेंस से जज नहीं कर सकते। उसके एक्स हस्बैंड समीर की तरह समीर हमेशा ही सौम्या के सामने अच्छा और लॉयल इंसान बनने का नाटक करता था। जब सौम्या ने उसे किसी और औरत के साथ धोखा देते हुए पकड़ लिया तब सौम्या को पता चला कि असल में तो समीर कभी सौम्या से प्यार नहीं करता था। सौम्या को ऋषित से न जाने सिंपैथी सी होने लगी थी। सौम्या की तरह ही ऋषित के परिवार ने भी उसे अलग कर दिया। तभी उसने देखा कि राठी ऋषित की व्हील चैप्टरेर को धक्का देते हुए उसकी तरफ ही आ रहा था, जबकि ऋषित अपनी व्हील चैप्टरेर पर बैठे हुए अपनी ठंडी नजरों से सौम्या को ही देख रहा था। अगर ये सब दादाजी और रोनी के साथ उसकी बातचीत से पहले होता तो सौम्या तुरंत यहाँ से चली जाती, लेकिन ये जानने के बाद कि ऋषित के खुद के दादा उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, सौम्या ने अचानक से ही ऋषित को अलग नजरों से देखना शुरू कर दिया। लेकिन ऋषित ने उसके बच्चे का जबरदस्ती अबॉर्शन करवा दिया था, इसलिए ही सौम्या के दिल में अभी भी ऋषित के लिए थोड़ी नफरत थी। अपने बच्चे का ख्याल आते ही सौम्या मुड़ी और वहां से जाने लगी। ऋषित उस पर चिल्लाते हुए बोला, रुको। ऋषित की आवाज़ सुनकर सौम्या रुक गई और उसने पीछे मुड़कर देखते हुए ऋषित से पूछा, क्या बात है, क्या आपको मुझसे कोई काम है? उद्धरण चिन्ह। सौम्या की बात का जवाब देते हुए ऋषित बोला, सौम्या तुम अब भी मेरी असिस्टेंट हो, तुम ऑफिस क्यों नहीं आ रही? सौम्या ने थोड़ी देर तक ऋषित को देखा और बोली, ऋषित मैंने सोचा कि अब तुम्हें असिस्टेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आई वॉन्ट टू रिज़ाइन। उद्धरण चिन्ह। क्या सच में रोनी और दादाजी सिर्फ ऋषित की भलाई ही चाहते हैं, या सौम्या को ऋषित की जासूसी करने को कहने के पीछे उनका कोई और इरादा है? और क्या सौम्या ऋषित को उनके खतरनाक इरादों से बचा पाएगी?